इसमें कोई शक नहीं है, जो ये बात कही गई है ये संविधान के विरुद्ध है। जब संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, ये मूल अधिकारों में है, तो वक्त के अनुसार उस प्रॉपर्टी या जो भी कुछ उसके तहत काम होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी या सारा हक जो है वो मुस्लिम समाज को है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहे वो करें। बौद्ध धर्म बिल्कुल अलग धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, तो उसमें तुम्हारा क्या काम है भाई। लेकिन आज तक उसको बरकरार रखा गया। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के नाम पर विदेशों से, जो बौद्ध कंट्री से जो पैसा आता है, जो एड आती है उसके प्रचार के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसे ये बैठ के लूट रहे हैं। और वो एड जो आती है बहुत बड़ी संख्या में आती है। ये है सो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, इसको ये लूटना चाहते हैं। वो व्यक्ति करप्शन की बात कर रहा है। ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, वक्फ कानून में संशोधन का केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि मुस्लिम समाज की जो प्रॉपर्टी है, जो दान में मिली है, जो धर्म के काम के लिए, उसके बेहतरी के लिए, इस प्रॉपर्टी को कैसे अपने कब्जे में कर लिया जाए, कैसे उस प्रॉपर्टी को लूट लिया जाए। केवल इतना सा मतलब है उसका। इसी के सारी चीजें की जा रही है, और इसी के लिए रिपोर्ट और ये जो सारी चपची जा रही है वो उसी के लिए आ रही है। तो लेकिन जो है आपने जो है खुलकर कहा कि वक्फ का जो बिल लाया गया वो जो है दस्तूर के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। आराम से भाई, आराम से जो है ये जो है मुल्क में जो है एक इंतशार फैलाने के लिए क्या कहेंगे उसको, नहीं, इसमें कौन फैलाने के लिए बिल्कुल इसमें क्या शक है। इसमें कोई शक नहीं है, जो ये बात कही गई है ये संविधान के विरुद्ध है। जब संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, ये मूल अधिकारों में है, तो वक्त के अनुसार उस प्रॉपर्टी या जो भी कुछ उसके तहत काम होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी या सारा हक जो है वो मुस्लिम समाज को है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहे वो करें। कोई इस पे कहने वाला कौन होता है। और मैं बार बार ये कह चुका हूं, और बार आपसे के सामने बात कर कि वक्फ कानून में जो संशोधन की बात हो रही है, ये केवल और केवल ये जो वक्फ के अनुसार जो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, दान की प्रॉपर्टी है, इसको लूटना चाहते हैं, इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इसलिए संशोधन की बात हो रही है, और कोई मतलब नहीं है। और इसमें अन्य धर्म का व्यक्ति आए, इनसे पूछो कि जितने इनके मंदिर हैं, क्या इनमें मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को ये पुजारी बना के बिठाएंगे? ये इनके जो मंदिर हैं, इसमें किसी बौद्ध धर्म के व्यक्ति को पुजारी बना के बिठाएंगे? क्या सिख समाज के व्यक्ति को बिठाएंगे? क्या ईसाई समाज के व्यक्ति को बिठाएंगे? नहीं ना। तो तुम्हारे मंदिर में कोई नहीं जा सकता तुम्हारे अलावा, और उसमें भी पंडों के अलावा। मतलब उसमें भी हिंदू समाज में जिसको ये गिनते हैं वो भी नहीं जा सकते, केवल पंडा जा सकता है। तो पंडे के अलावा कोई नहीं जा सकता, और तुम हर जगह घुसना चाहोगे। जैसे आप जो है बोध गया में बौद्ध मंदिर जो है उसकी कमेटी में आप घुसे हुए, पंडित उसमें घुसे हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है। बौद्ध धर्म बिल्कुल अलग धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, तो उसमें तुम्हारा क्या काम है भाई। लेकिन आज तक उसको बरकरार रखा गया। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के नाम पर विदेशों से, जो बौद्ध कंट्री से जो पैसा आता है, जो एड आती है उसके प्रचार के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसे ये बैठ के लूट रहे हैं। और वो एड जो आती है बहुत बड़ी संख्या में आती है। ये है सो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, इसको ये लूटना चाहते हैं, क्योंकि मोदी एंड कंपनी ये लुटेरे हैं और नहीं है कुछ भी, ये डकैत हैं ये लोग। अच्छा, ये जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मामला है, उसकी जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह से रास्ता खोला, आप लोग को तरफ से, यानी बुद्ध समाज की तरफ से, दलितों को समाज की तरफ से जो रेजिस्टेंस होना चाहिए था वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहा? हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उसके विषय में, हम लोग उसके विषय में लगातार बात कर रहे हैं। आप ये बात मत कहिए कि उनकी तरफ से नहीं हो रहा, लगातार हो रहा। पर बात ये है कि जो उसका फैसला है, चंद्रचूड़ का जो फैसला है, उस फैसले में कहीं ये नहीं कहा गया कि आप कहीं भी जाके खुदाई करने की बात करेंगे, कहीं भी जाके सर्वे की बात करेंगे। वो कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, हर धार्मिक जो एक संस्था है या जो धार्मिक स्थान है, पूजा स्थल है, उसकी वही स्थिति बनी रहेगी जो उस दिन थी। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और उससे संबंधित जितने भी मुकदमे या कोई अपील या कुछ भी चल रहा है, 17 जुलाई 1991 को जिस दिन ये कानून लागू हुआ,
उस दिन वो सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, कोई अदालत उसमें कुछ नहीं करेगी और आगे भी इस संबंधित कोई अपील, कोई मुकदमे दायर नहीं होंगे। बहुत स्पष्ट है कानून, और कानून में कहीं ये नहीं कहा गया कि आप हर जगह जाके सर्वे कराएंगे। ये क्योंकि मैंने अभी बताया कि सब मिले हुए हैं और ये मुस्लिम समाज को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा दूसरा इनके पास कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है। कास्ट सेंसस की तरफ से डाइवर्ट करना चाहते हैं। नहीं, कास्ट सेंसस आप गलत करें, केवल कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सेंसस एक हिस्सा है, एक मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है, कास्ट सेंसस से बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी, उससे बड़ा मुद्दा है यहाँ महंगाई, यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, वो मुद्दा है। यहाँ किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, आज भी किसानों को आप आने नहीं दे रहे, लगातार उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, ये मुद्दा है। यहाँ मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, ये मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू नहीं कर रहे, ये मुद्दा है। जो फौजी हैं 3000 से ज्यादा दिन हो गए, अभी भी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ये मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से संबल में मस्जिद के करीब मंदिर निकल आया, उसके बाद फिर से संबल के मुद्दे को जो है एक विवाद बनाने की कोशिश है। ये सब प्री प्लान्ड है, जो निकल आया, ये किया, वो क्या, सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से झूठ को फैलाते हैं, ये देश पूरा जानता है, दुनिया जानती है। सर, हमने देखा कि शिवलिंग के आसपास पुलिस के लोग, पुलिस प्रशासन उसकी खुदाई कर रहे हैं। पुलिस वाले क्या हैं? पुलिस वाले आज की तारीख में ये जो सत्ता में बैठे हुए गुंडे हैं, उन गुंडों के लिए काम कर रहे हैं पुलिस वाले, और कुछ नहीं कर रहे। उनके हुक्म की जो है वो तामील कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। पुलिस वाले मैं यूं कहूंगा कि भाई जो आदेश दे रहा है, जो बैठा है आका, उसके आका का जो है आदेश का जो पालन कर रहे हैं। यही पुलिस वाले जब कल सही लोग बैठे होंगे और जो वो इनसे सही बात के लिए करेंगे, तो यही पुलिस वाले यही काम करेंगे जो सही काम। शेखर यादव कौन है भाई? मैंने उसको बता दिया कि वो भी आरएसएस का ही आदमी। अफसोस ये कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये ऐसे लोग हैं, बीजेपी वाले लोग हैं कि ये जो भी कुछ कहलवाना है वो किसी ना किसी शूद्र समाज के व्यक्ति को ही पकड़ते हैं। तो वो है शेखर यादव, शूद्री है ना, तो शूद्र से कहलवा रहे हैं जो शब्द उसने कहे हैं मुस्लिम समाज के लिए। लेकिन उसको यह समझना चाहिए कि तू यहाँ बैठा है ना, तू शूद्र है इसलिए यहाँ बैठा है, और इनकी गुलामी जितने दिन तक करेगा मिलने वाला कुछ नहीं है। ये अपने मतलब को निकलने के बाद में लात मार के भगा देते हैं, किसी कुछ नहीं। क्या है राज्यसभा जाने के लिए मुझे पता नहीं, पूछ के आओ तुम सारे के सारे कहाँ जाओगे। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो कानून है संविधान के विरुद्ध है, और मेरी जो जानकारी अब तक है कि वो अभी स्थगित कर दिया गया है, और मुझे पक्का विश्वास है कि वो आएगा नहीं। मोदी में इतनी ताकत नहीं है, मोदी की इतनी औकात नहीं है कि ऐसे कानून को, जिसका विरोध जबरदस्त तरीके से पूरे देश में होगा, जो संविधान के विरुद्ध है, उसे लेकर आए। नहीं आएगा। जहां तक मेरी बहुत सीधी सी मंशा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और हिंदू जो मतलब ये तथाकथित हिंदू भी नहीं, हिंदुओं का केवल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चंद मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और बाकी सबको दोयम दर्जे का नागरिक बना के इस देश में तो राष्ट्रतंत्र की घोषणा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। केवल 1 रैंक 1, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का यही मतलब है, और कुछ नहीं। योगी जी ने विधानसभा में कहा कि जो संभल के जो पत्थरबाज है उनको सजा मिलेगी। क्या देश में केसरिया झंडा? बिल्कुल सजा मिलेगी, लेकिन सजा उनको भी मिलेगी जो आज संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आज संविधान की हत्या कर रहे हैं, और जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जब ये वक्त का पहिया घूमेगा तो सजा उन सभी को मिलेगी, बचेगा कोई नहीं। ईवीएम के बारे में कह रहे हैं, आवाज उठाना चाहिए था। 79 सीट पे जो घपला हुआ है लोकसभा की। मैं केवल लोकसभा की सीटों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हरियाणा की भी बात कर रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ। जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा, मोदी रहेगा, और मोदी रहेगा, तो आप कभी भी आपको आपका हक नहीं मिलेगा, इस देश के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा। मोदी को हटाने के लिए आपको पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम जिस दिन हट जाएगी, इस देश में बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा, मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।
योगी जी ने कहा योगी जी ने कहा कि शेखर यादव जी ने बोला था, जो जज हैं वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा सच्चाई बोली है शेखर यादव ने, उनको दबाव बनाया जा रहा है। भाई उनका आदमी है वो, उनकी बात कही है उन्होंने, उसके मंच से बात कही है, तो निश्चित रूप से योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, बीएचपी के लोग हो, वो उसकी तारीफ करेंगे। उनका आदमी है, उनकी बात कह रहा है, इसमें कौन सी नई बात है? क्या अपोजिशन इस टाइम कमजोर है? आप देख मुझे नहीं मालूम कि कमजोर है या नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, अपोजिशन देश के प्रति, संविधान के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उससे भाग रहा है, उससे पीछे हट रहा है। उसे इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, सड़क पे आकर करना चाहिए और पूरी ताकत से इकट्ठा होकर करना चाहिए। ये देश तभी बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। आज स्थिति वो है। सर योगी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों से हिंदू यात्रा नहीं निकाल सकते, क्या केसरिया नहीं लहरा सकते हिंदू? पता नहीं भैया, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ करेंगे, कुछ नहीं पता है। सर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, तो इस तरह की बातें आप कह रहे हैं तो बिल्कुल, ये मैंने कहा था लोकसभा से पहले, और जो सारी बात कही थी बिल्कुल सच कही थी मैंने। मुझे धमकियां लगातार आती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो डर लग रहा है सर? मुझे काहे का डर लग रहा है? आप देख रहे हैं ना मुझे, आपको मेरे चेहरे पे, मेरी बात में, मेरे ढंग में कहीं कोई डर नजर आता है? ये कैमरा ये जाएगा मोदी के पास में, देखो सामने, मोदी मेरी भी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकेगा। सो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप कह रहे हैं मोदी सबसे बड़ा झूठा है, आपने अभी अपनी स्पीच में कहा, इसमें कोई शक वाली बात है? मोदी से बड़ा कोई झूठा है? मोदी ये कह रहा है कि जो करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है, संसद में कहा ना परसों, 1.5-2 घंटे का भाषण दिया। सबसे बड़ा बेईमान तो यही है। और ये तो अडानी का तो केवल नाम है, अडानी का केवल अडानी का नाम है, लेबल लगा है, हकीकत में ये सारी प्रॉपर्टी मोदी की ही है। और इसीलिए अमेरिकी अदालत से जो आया है, इनकी टांगे कांप रही हैं कि यहाँ तो तुम किसी को खरीद लोगे, यहाँ तो तुम किसी को डरा लोगे, मैनेज कर लोगे, अमेरिका की अदालत को कैसे मैनेज करोगे? इसलिए टांगे कांप रही हैं। और योगी, अगर अडानी जेल में जाएगा, अडानी पे कुछ होगा, तो मैं समझता हूँ वो सच्चाई बताएगा, भाई मुझे का एक फंसा रहा हो, मेरा थोड़ी है, ये तो असली इसका है। यही है सारी हकीकत। अन्यथा क्या दिक्कत है, उसको बताने में क्या बात है? अडानी का नाम आते ही संसद की कार्रवाई से क्यों हटाया जा रहा है? क्या है अडानी? अडानी इस देश के पैसे को लूटने वाला और मोदी उस पैसे को लुटवाने वाला, दोनों लुटेरे हैं, डकैत हैं। और क्या है? देश के साथ गद्दारी है। मोदी इतना पैसा माफ कर दिया इन पूंजीपतियों को, क्या उसके बाप का पैसा था? ये देश की जनता का, हम सबका पैसा था, जिसे उसने राइट ऑफ कर दिया। अन्यथा जितने भी लोग पैसा लेके भागे बैंक से, ये सारे के सारे अपराधी हैं। सबके सबको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालो और सजा दो इन्हें। ये होना चाहिए था, लेकिन मोदी उनको सबको बचा रहा है, सारे गुनहगारों को मोदी बचा रहा है। एक है तो सेफ है, इसमें आपको क्या गलत लगता है? बहुत सीधी सी बात है, वो तो उसने कह ही दिया कि सारे चोर लुटेरे अगर इकट्ठे रहेंगे तो बच जाएंगे, एक दूसरे को बचाते रहेंगे, और अगर नहीं होंगे तो सबके सब जो हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है। उसने सही कहा। आप लोग ईवीएम को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि अगर आप लोग लगता है कि ईवीएम की वजह से हारे हैं, तो अच्छा है, कम से कम सही मुद्दों का आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा, हारे क्यों है? सबको पता है। और उस तड़ी पार को बोलना कि अगर तुझे ये लगता है कि ईवीएम की वजह से, मतलब हम असली मुद्दे नहीं पता पा रहे, एक बार तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों डर लग रहा? किस बात का डर है? तुम्हारी सत्ता तुम्हारी है, अदालतें तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा, उसके बावजूद भी तुम्हें टांगे कांपती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा ले। बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी और ये जो अमित शाह, ये जो बढ़िया से बढ़िया सीट हो, अगर वहां भी अपनी जमानत बचा दें, नहीं हो सकता। इसीलिए उससे पूछो, अगर ईवीएम सही है तो जो लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया, कैसे बढ़ जा रही हैं वोटें? उस दिन वोटें कुछ और हैं, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते गिनती से पहले 7 से 8% बढ़ जाती हैं। ये क्या मतलब, शाम को जैसे आदमी खाने के लिए वो चने फूले के रख देता है पानी में, और उसके बाद सुबह को निकाल के फिर उन्हें भीगे हुए उस कपड़े में रख देता है, तो फिर उनमें पहले फूल जाते हैं और फिर उनमें से बीज अंकुरित होते हैं। क्या वोटें ऐसे बढ़ती हैं क्या? ईवीएम में क्या है ऐसा? वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट आजाद है, इंडिपेंडेंट। अरे कोर्ट तुम्हारी है, हमें मालूम है कोर्ट क्या जामे। आज के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, ईवीएम का मसला इन्होंने खत्म किया ना अप्रैल में 2024 का जो लोकसभा चुनाव का चल रहा था, इन्होंने और जस्टिस दत्ता ने। और अब जो ईवीएम का मुकदमा आया, इन्होंने जस्टिस दत्ता के यहाँ पहुंचा, तो हमें मालूम है ना कोर्ट में कुछ नहीं होगा।
कोर्ट तो तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। कोर्ट में अगर कुछ होता, कोर्ट में अगर न्याय मिलता तो निश्चित रूप से लोग गए हैं ना कोर्ट में, न्याय मिला नहीं ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।